सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आया हूँ IFP अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, और मैं यहाँ आपको पेड़ पौधों के जीन का प्रयोगशाला में आज हम लोग का जानकारी मिलेगी, और मैं इसकी जानकारी को आपको साझा करूँगा। मेरे चैनल में बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ट्री इम्प्रूवमेंट डिवीज़न, ठीक है, जेनेटिक एंड ट्री इम्प्रूवमेंट डिवीज़न है, मोलिकुलर लैब है। यहाँ पे हमारा मोलिकुलर काम होता है, डीएनए आइसोलेशन से लेके आगे डीएनए सीक्वेंसिंग तक का काम होता है। जैसे डीएनए जानते हैं डबल स्टैंडर्ड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी लीव्स होता है, लीफ कलेक्ट करते हैं। लीफ कलेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग एरिया में जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए आइसोलेशन के लिए हम लोग बेसिकली लीफ कलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा स्पीसीज़ है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो स्पीसीज़ है उसका हम लीफ कलेक्ट करते हैं अलग अलग एरिया जाके। हमारा 3 जो स्टेट है हमारा डिवाइडेड है, जैसे हमारा झारखंड हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया। तो ये तीनों एरिया हम पहले तो सर्वे एंड सिलेक्शन करते हैं कि मान लीजिए हमको साल चाहिए, साल का हम लोग को आइसोलेशन करना है, साल का हमको डाटा लेना है। तो पर्टिकुलर एरिया में हम जाते हैं, वहाँ का पॉपुलेशन हम सिलेक्ट करते हैं कि इस पॉपुलेशन में, इस जंगल में अच्छा ट्रीज हमको मिल रहा है ना, साल का हो चाहे जिस भी स्पीसीज का। तो हम सिलेक्शन करते हैं, सर्वे एंड सिलेक्शन करते हैं उस पॉपुलेशन का, और एक पॉपुलेशन से मिनिमम हम 30 ट्री हम सिलेक्ट करते हैं। और 30 ट्री सिलेक्ट करने के बाद में हम उसका लीफ कलेक्ट करके लाते हैं, और साथ में उसका डाटा कलेक्ट करके लाते हैं कि उस पेड़ का जो हम सिलेक्ट किए हैं, उस पेड़ का हाइट कितना है, पोलर डायामीटर कितना है ना, GBH ब्रेस्ट हाइट साइड उसका डायामीटर कितना है, वो हम उसका मेजरमेंट करके लाते हैं, ताकि हमको पता रहे कि इस पॉपुलेशन का, इस ट्री से हम ये लीफ सैंपल कलेक्ट करके लाए हैं, और फर्दर हम उसका यूज़ कर रहे हैं डीएनए आइसोलेशन के लिए, ठीक है। तो हम जब भी लीफ हम कलेक्ट करके लाते हैं अलग अलग साइड से, तो लीफ हम ऐसा होता है कि बहुत सारा लीफ हो जाता है, तो उसको एक दिन में यूज़ करना, एक दिन में आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं -80 में। तो ये हमारा -80 का एक रेफ्रिजरेटर, -80, ये वाला -78 अभी दिखा रहा है, चूंकि अभी आप लोग से पहले हम खोल चुके थे, तो ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, ठीक है। तो -80 इसका मैक्सिमम ये है टेम्परेचर, ये है। तो इसमें हम जितना भी हम लीफ कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है, तो ऐसे बैग्स में, ठीक है, ऐसे सैंपल बैग्स में हम लीफ कलेक्ट करके, ये एक बैग में 30 सैंपल्स, 30 एक पॉपुलेशन का 30 सैंपल हम लोग का है इसमें, ठीक है। तो ऐसे कलेक्ट करके लाते हैं और इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि हम इसका यूज लंबे समय तक कर सके, ठीक है। तो ये हमारा -80 है, मतलब हरा वाला कलेक्ट करके लाए थे। हाँ, हरा वाला। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम लीफ लेना, वो जुवेनाइल लीफ हो, न्यू, मतलब नया जो पत्ता आता है ना, वो आए, ताकि वो ले आए, ताकि जो हमारे डीएनए आइसोलेशन कर सके वो इजीली हो सके, ठीक है। डीएनए आइसोलेट हम ट्री का हर पार्ट से कर सकते हैं, लेकिन हर पार्ट से पॉसिबल नहीं है। सबसे आसानी होता है कि हम लीफ से डीएनए आइसोलेट कर सकें, इसलिए हम लीफ को पूरा खुलेगा नहीं, एक्चुअली उधर ये रखा हुआ है, आसान देने लगता है। तो इसको इस तरह से प्रिजर्व करके हम लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं आगे। तो ये हमारा -80 हो गया, और एक हमारा उस तरफ है -40, ठीक है, सबसे राइट साइड में होगा -40, वो भी हमारा प्रिजर्वेशन का ही काम आता है, उसमें भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं जो भी हमारा लीफ सैंपल है। हाँ, इसको कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, लेकिन जितना माइनस में रहे, जितना कम टेम्परेचर रहे, उतना लंबे समय तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कितने दिन तक रह जाता होगा लीफ? आपका साल भर तक रह जाएगा। साल भर तक एज इट इज? हाँ, एज इट इज रहेगा। अगर अब इसको आप नहीं रखिएगा तो क्या होता है, फेनोलिक कंपाउंड रिलीज करने लगता है, या तो ड्राई हो जाएगा या तो ब्राउनिश हो जाता है।
ठीक है। अभी भी आप निकाल के देखिएगा तो कुछ बहुत ब्राउनिश हुआ होगा, जो बहुत पहले से ला के रखा हुआ है। और कुछ लास्ट टाइम हम लोग गए थे, मई के महीना में गए थे हम लोग, नॉर्थ बंगाल से सैंपल उठा के लाए थे साल का, वो अभी भी ग्रीन है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलिकुलर आइसोलेशन और मोलिकुलर के काम के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह ज़रूरी पड़ते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उधर है ओवन, ओवन यहाँ पे भी है, ओवन यहाँ पे भी है, ठीक है। ये माइक्रोवेव ओवन में है, ठीक है। जो भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जो हमारे यूनिट है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, दो पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हम प्रोवाइड करते हैं डीएनए को, जो भी हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, ठीक है। उसको हम आइसोलेट करने के बाद एग्रोज जेल हम बनाते हैं। एग्रोज जेल बनाने के बाद उसमें हम डीएनए का जो पार्टिकल्स होता है, डीएनए जो होता है, उसको हम लोड करते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करने से क्या होता है कि वो नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा वो पॉजिटिव की ओर मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे वायर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए हम ऊपर में लोड करते हैं, इस तरह पे हम डीएनए लोड करते हैं और इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, तो डीएनए धीरे धीरे नीचे मूव करता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ मूव करता है नीचे और बैंड बनाता है। आप देखे होंगे इस टाइप का बैंड आप देखे होंगे, ठीक है। इसका भी छोटा सा है। ये डीएनए बैंड्स अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग साइज के हिसाब से वो रन करता है। जो पार्टिकल्स छोटा होता है वो ज़्यादा दूर तक रन करता है, जो पार्टिकल्स बड़ा होता है, जो भारी होता है, वो कम डिस्टेंस मूव करता है। उसके साथ साथ हम मार्कर यूज़ करते हैं, लैडर यूज़ करते हैं कि हम पता कर सके कि उस डीएनए जो जितना मूव किया है उसका बेस पेयर्स कितना हो सकता है, ठीक है। कितना बेस पेयर का वो डीएनए हो सकता है वो हम पता करते हैं लैडर के थ्रू। लैडर का हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड रहता है कि इतना बेस पेयर का वो लैडर है। जो हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है वो ATGC से बना होता है, ATGC जो होता है उसका बेस पेयर उससे बना होता है, तो हम पता कर सकते हैं कि कितना बेस पेयर उसमें है, ठीक है। तो ये करने के बाद, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये जेल डॉक सिस्टम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डीएनए आता है, ठीक, जो भी हम जेल बनाए हैं, जेल को हम इसमें एक ट्रे दिया हुआ रहता है, PTBR ट्रे रहता है, उसमें हम इंसर्ट करते हैं। तो हमको एज ए एक्सरे, जैसे एक्सरे दिखता है ना, उस टाइप से हमारा जेल का बैंड दिखता है। जेल का बैंड दिखेगा कि वो कहाँ तक मूव किया है, कितना दूर तक मूव किया है। तो इससे हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेकेड आई से डीएनए हमको देखना पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका मशीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा उधर लास्ट तरफ है PCR मशीन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। RT-PCR के बारे में आप सुने, कोविड के समय में बहुत यूज है। उसी टाइप से ये PCR मशीन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या करता है कि जो भी हमारा टारगेटेड जीन रहता है, जो भी मान लीजिए किसी भी पेड़ में, मान लीजिए ह्यूमन में, पेड़ में उसका हाइट के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसका पत्ता का कलर के लिए, फ्रूटिंग के लिए, है ना, पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है उसका, एक टारगेट जीन, उस टारगेट जीन को हम फाइंड आउट करते हैं। उस टारगेट जीन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए कोई टारगेटेड जीन हमारे पास एक है तो हमारे पास एक बार सिंगल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक है तो सिंगल यूज़ कर सकते हैं, अजम कर लीजिए। और तो हमारे पास एक सिंगल यूज़ करने के बाद मान लीजिए सिंगल यूज़ में आपका हो सकता है रिजल्ट ना आए, हो सकता है रिजल्ट आ सकता है। वो ये एक्सपेरिमेंट में आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि 100% ये होगा, ठीक है। इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको। तो हमारे पास बार बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको बहुत सारे बैंड्स, जो टारगेटेड जीन होता है उसी का मल्टीपल कॉपी का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे कॉपीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो उसको बहुत सारे कॉपीज़ को बनाने के लिए हम PCR का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो आपका थर्मल साइक्लर है, वो अलग अलग समय में अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो साइकिल करता है अपने आप को, मशीन, ठीक है। उस मशीन को मैनुअली आप ऑपरेट करते हैं। एक बार आप टाइमिंग वगैरह सेट कर देते हैं, उसके बाद वो साइकिल ये करता है, रिपीट करता है अपने आप को, 30 साइकिल, 35 साइकिल, 40 साइकिल, जैसे आप उसको सेट करके रखते हैं। तो उससे हमको क्या मिलता है
कि पर्टिकुलर टारगेटेड जीन का हमारा मल्टीपल कॉपी मिल जाता है, उसका क्लोन्स मिल जाता है। तो क्या होता है उससे कि हम ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा उसका टारगेटेड जीन का बहुत सारा कॉपी हमारे पास प्रेजेंट है, मिल गया, तो उसको हम आगे यूज़ के लिए बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, तो हम बहुत बार उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो PCR उसी के काम के में आता है, ठीक है। किसी भी टारगेटेड जीन का मल्टीपल कॉपी बनाने के काम में आता है PCR। वो हो गया। फिर उसके बगल में हमारा ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, ट्यूब वाला सेंट्रीफ्यूज मशीन है ये। वो मशीन क्या करता है, उसमें बकेट दिया हुआ है, वो रोटेट करता है 15,000 RPM पे, मैक्सिमम उसका है 15,000 RPM। इसका नहीं है, बट हमारा उस लैब में मैक्सिमम 15,000 RPM का वो सेंट्रीफ्यूज मशीन है। वो क्या करता है, जब भी हम DNA आइसोलेशन करते हैं तो छोटा छोटा ट्यूब्स होता है हमारे पास, ठीक है। उस ट्यूब्स में जब हम पत्ता कलेक्ट करके लाते हैं तो उसको ग्राइंड करते हैं, केमिकल्स होता है, केमिकल्स के साथ में हम मिला के उसको ट्यूब्स में डालते हैं, वाटर बाथ पे चढ़ाते हैं। वाटर बाथ में चढ़ाने के बाद केमिकल होता है CI, क्लोरोफॉर्म एंड आइसोअमाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको 24:1 का रेशियो से हम यूज़ करते हैं। तो उसको डालने के बाद, ट्यूब में डालने के बाद हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है। किसी भी चीज़ को अगर जोर से घुमाते हैं तो ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है तो जितना भी बड़ा पार्टिकल्स होता है वो नीचे आके बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, वो नीचे आ जाता है। और जितना भी हल्का पार्टिकल होता है जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर रह जाता है। और जो पार्टिकल जो ऊपर में रहता है वो एक्वस फेज रहता है। उसी एक्वस फेज में DNA जो कम क्या बोलते हैं, कम वेट वाला जो पार्टिकल्स रहता है DNA, वो ऊपर में एक्वस फेज के में वो ये रहता है, मिक्स रहता है। तो उसको कलेक्ट करते हैं। फिर उसको कलेक्ट करने के बाद हम ड्राई करते हैं, उसमें TE बफर वगैरह ऐड करते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में आप देखते हैं कि उसका बैंड्स कैसा है, ठीक। और अगर बैंड्स अच्छा आता है तो एक टारगेट जीन को हम फाइंड आउट करने के लिए PCR करते हैं। PCR करने के बाद भी फिर जेल डॉक्यूमेंटेशन, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद फिर हम जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में हम देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कि उसमें वो टारगेट जीन प्रेजेंट है कि नहीं है, और है तो वो कितने बेस पेयर का है, और कितने बेस पेयर का अगर नहीं भी है तो वो बेस पेयर में कुछ बहुत ऊपर नीचे वैरी होता है। हो सकता है मान लीजिए किसी टारगेटेड जीन का बेस पेयर अकॉर्डिंग टू उसका प्राइमर, जो प्राइमर आता है उसके अकॉर्डिंग 150 बेस पेयर का है, तो कभी कभी होता है कि 160 आ जाता है, कभी कभी 149 आ जाता है, ऊपर नीचे होता है। तो उसमें हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो कितने बेस पेयर का है। उसके लिए यूज़ होता है लैडर, ठीक है। तो यही हमारा पूरा मोलिकुलर का काम यहाँ पे जो हम करते हैं, ठीक है। और सारा इक्विपमेंट्स वगैरह तो देख ही लिए, और तो काम होता है। सर ह्यूमन का भी आइसोलेशन टिश्यू से एग्रीकल्चर का आम का होता है वो टिश्यू कल्चर। हाँ, ये DNA आइसोलेशन हम करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी स्पीसीज, कोई भी पेड़, उसका जेनेरिक कौन सा है उसको? हाँ, ये इसका क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया हो सकता है। कुछ पेड़ होता है कि यहाँ पे ग्रो करता है, कहीं पे ग्रो नहीं करता है, तो वो हम जेनेटिक लेवल पे उसका हम डिफरेंस हम पता करने के लिए ये हम मोलिकुलर वर्क करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी की इसमें मोलिकुलर क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कुछ पेड़ यहाँ पे ग्रो कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है। कुछ पेड़ जैसे पॉपुलर हो गया, पॉपुलर बिहार में होता है, झारखंड में नहीं होता है। इधर आपका मिलिया दूबिया झारखंड में होता है, बिहार में नहीं होता है। तो कुछ ऐसा क्लाइमेटिक बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, सोइल कंडीशन हो सकता है, जेनेटिक कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग जेनेटिक लेवल पे उस कंडीशन को चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसपे कुछ प्लांट्स यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है। तो मोलिकुलर डाइवर्सिटी जो अलग अलग जगह से लेके डाइवर्सिटी चेक करते हैं, वो काम है। जीन में बदलाव किया जा सकता है अभी कौन से जैसे दूसरा जगह में वो सर्वाइव कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, उसके जीन में बदलाव किया जा सकता है ताकि नहीं, यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे हाइब्रिडाइजेशन वैसा होता नहीं है यहाँ पे। बस हम ये कर सकते हैं कि उसका जो प्रोसेस होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए पॉपुलर वहाँ पे होता है, बिहार में होता है, झारखंड में नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम उसका पत्ता टिश्यू वगैरह से लेयर, जैसे आप मैडम आप बोल रही थी कि टिश्यू से वो कर सकते हैं ना, टिश्यू से कर सकते हैं, मोलिकुलर लेवल पे नहीं। ये क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर पे आप उसको एक टिश्यू से भी आप होल प्लांट ये कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो होता है टिश्यू कल्चर लैब। तो क्या होता है कि अगर आप बिहार में जो प्लांट हो रहा है, ठीक है, उसका आप टिश्यू लेके आते हैं, उसको आप
मीडिया में आप प्लांट करते हैं, ग्रो करते हैं, और वैसा ही कंडीशन आप उसको प्रोवाइड करते हैं जैसा कंडीशन बिहार में है, ठीक है। बिहार में जैसा कंडीशन है वैसा कंडीशन आप उसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो वैसी बात है वो ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद भी आगे का प्रोसीजर है, आपको उसको हार्डनिंग चेम्बर में ले जाना पड़ेगा। डायरेक्ट तो आप उसको फील्ड में लगा नहीं सकते हैं, आप उसको छोटा सा प्लांट तैयार करिएगा, उसको हार्डनिंग चेम्बर में ले जाएगा, वो अडेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू वहाँ का इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करेगा। उसके बाद आप उसको ट्रायल फील्ड में आप लगा सकते हैं। डीएनए के लिए सिर्फ पता ही हाँ, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।